नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। आज से फर्स्ट इंडिया बजट स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा है ताकि बजट आने से पहले बजट को आप समझ सकें, देश को किस सेक्टर के अंदर क्या उम्मीदें हैं ये समझ सकें और देश के बजट में किस सेक्टर का भविष्य आने वाले बजट पर कितना निर्भर है ये भी आप समझ सकें। आसान भाषा में आने वाले बजट को आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं यूनियन बजट 2026। बजट की शुरुआत उस सेक्टर के साथ करने वाले हैं जिसने देश को दिशा दी, जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाया, जिसने देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाई और जो सेक्टर आज भी देश की जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है, और यह है एग्रीकल्चर सेक्टर। आज हम आपको बताने वाले हैं मोदी सरकार में खेती, किसानी, किसान, खलियान, उपज, दाम, सम्मान निधि से लेकर किसानों के लिए बजट में क्या क्या निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहले उम्मीदों के बजट में उम्मीद क्या है? तो सबसे पहली उम्मीद होती है कि भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट अलॉट किया जाएगा उसका साइज क्या होगा, वो कितने लाख करोड़ का होगा, बीते साल के मुकाबले उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है। एक मोटा मोटा अनुमान हम आपके सामने रख रहे हैं। जरा देखिए, जो मोटा मोटा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो एग्रीकल्चर बजट 2026 होगा वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। और ये जो 1.5 लाख करोड़ है, यानी कि 1.5 लाख करोड़ के जिस बजट का हम जिक्र कर रहे हैं, ये 2025-26 के बजट में 7.4% के आसपास के इजाफे के साथ करें। जबकि ट्रंप के साथ या कहें कि अमेरिका के साथ जो टैरिफ को लेकर जंग है और जिसमें अमेरिका चाहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत अमेरिकी बाजार को ओपन करे, उन सब के बीच में यह बजट सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस 1.5 लाख करोड़ का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें पीएम किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई योजनाओं के लिए अधिक धनराशि शामिल हो सकती है। और जब संशोधित बजट सामने आता है उसमें और भी इजाफा हो सकता है, 10 से 20 हजार करोड़ का और इजाफा हो सकता है। और हमने इस सेक्टर के साथ शुरुआत इसलिए की क्योंकि वर्तमान में जो परिदृश्य है, भारत टैरिफ को लेकर जिस तरीके से अमेरिका के साथ अंतर्द्वंद की स्थिति में है, उसमें जिस सेक्टर को लेकर पेच फंसा हुआ है वो दरअसल एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। और इसलिए कृषि बजट 2026 में एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत सी उम्मीदें हैं। इसका एक विश्लेषण कीजिए पहले कि ट्रंप का टैरिफ वर्सेस भारत का किसान, क्योंकि देश का कृषि क्षेत्र एक बार फिर से बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगी। तब किसानों, एग्री बिजनेस और कृषि बाजार से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी नजर इस बात पर होगी कि इस बार सरकार किसानों की आमदनी और खेती के ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। आप अंदाजा लगाइए, जो भारत की जीडीपी है उसमें 17% का योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर करता है, लेकिन बीते 1 साल से यह दबाव महसूस कर रहा है। अब ग्रोथ, रिसर्च और इनकम बढ़ाने पर फोकस किए जाने की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैरिफ को लेकर जारी रस्साकशी की वजह से भी बजट में एग्रीकल्चर को पूरा सपोर्ट दिया जाना बेहद जरूरी है ताकि हमारे किसान दुनिया की होड़ में मजबूती से टिक सके। लेकिन यह भी सच है कि प्रधानमंत्री मोदी के जिम्मेदारी संभालने के साथ भारत का किसान मजबूत हुआ है और कृषि के लिए जो बजट अलॉट होता था उसमें जो सबसे बड़ा इजाफा वो 2014-15 के बजट में ही नजर आया। या यूं कहें कि 2014 का साल भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट के लिहाज से एक बूस्टर डोज साबित हुआ। उसके बाद कभी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो बजट अलॉट हुआ वो रिवर्स नहीं हुआ। जरा 2013-14 से आज तक किस तरीके से ग्रोथ नजर आई और कैसे प्रधानमंत्री मोदी
कि सरकार किसानों को मजबूत करने में, उनकी आमदनी बढ़ाने में, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में और उससे जुड़े रोजगार को स्थायी करने में लगी है। एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, देखिए सारा 2013-14 में जो देश का एग्रीकल्चर बजट था वो सिर्फ 21,933 करोड़ था, सिर्फ 21,933 करोड़, जबकि 2014-15 के अंदर मोदी सरकार के बाद इसमें इजाफा होना शुरू हुआ। और वो इजाफा किस तरीके से हुआ जरा देखिए। 2014-15 में 25,552 करोड़ हो गया, 2021-22 के अंदर आते आते वो 1,23,018 करोड़ हो गया, जबकि 2022-23 के अंदर 1,24,00,000 करोड़ के आसपास, 2023-24 में 1,26,666 करोड़, 2024-25 का जो एग्रीकल्चर का बजट था वो 1,32,470 करोड़ के आसपास था। और 2025-26 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर वर्तमान में चल भी रहा है, क्योंकि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 का, उसमें 1,37,757 करोड़ का बजट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिया गया। और अब जरा इसको 2013-14 से कंपेयर कीजिए। 2014 से 2025 तक जो आवंटन हुआ है उसमें 500% से ज्यादा का इजाफा हुआ, 500% से ज्यादा। अब इसे जीडीपी ग्रोथ के साथ आप देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी फैसला जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर में अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया, जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया, जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली जो इक्विपमेंट है उन पर सब्सिडी के जरिए किसान को आत्मनिर्भर किया, और किसान सम्मान निधि उसके जरिए भी किसान की आय को बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन इस सब के बीच में भी एक पेच फंसा हुआ है, वो है दरअसल कृषि की जीवीए ग्रोथ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कम है। आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं, आंकड़े साफ इशारा करें कि खेती की रफ्तार अर्थव्यवस्था के बाकी सेक्टर से पीछे छूट रही है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यानी अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जनवरी में जारी अनुमान के मुताबिक देश की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है, लेकिन कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स की वास्तविक ग्रोथ रेट, जिसे आज के दौर में भी आप सोचिए 2026-27 के दौर में भी 2011-12 की कीमतों के आधार पर नापा जा रहा है, उसके बावजूद यह सिर्फ 3.1% आंकी गई है। पिछले साल यही ग्रोथ 4.6% थी। और मौजूदा कीमतों के आधार पर देखें तो कृषि की जीवीए ग्रोथ में 0.8% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 10.4% के आसपास पुराने आंकड़ों के हिसाब से मानी गई। यानी इस तरह से देखने पर स्थिति और भी नाजुक नजर आती है, और यही वजह है कि बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को संभालने के लिए बड़े कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टर डोज दी, जिस तरीके से एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोडक्ट पर अमेरिका के साथ ट्रेड में सिर्फ इसलिए समझौता नहीं किया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एग्रीकल्चर सेक्टर की जरूरत और जीडीपी में उसके योगदान को बखूबी समझते हैं, और इससे जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को समझते हैं। लेकिन फिर भी कृषि ग्रोथ में सुस्ती एक बड़ी चिंता है। 2026-27 का बजट आना है, और जो ग्रोथ दिखाई जा रही है उस ग्रोथ को जरा आंकड़ों के जरिए देखिए। वो ग्रोथ क्या कह रही है? जो एक अनुमान लगाया गया है जीडीपी 2026 में, वो 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन जरा एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ देखिए। 2025 में ग्रोथ 4.6% थी, 2026 में जो अनुमान है वो 3.1% है। जीवीके की पूरी गणित हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन जो कृषि सेक्टर की ग्रोथ रेट है वो 2011-12 की कीमतों के आधार पर है। तो क्या वाकई में जो एक रीढ़ की हड्डी थी वो इतना करने के बावजूद मजबूती से खड़ी नहीं हो पा रही? और क्या इसके लिए जरूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस किया जाए, और इस बजट के जरिए रिसर्च और इनोवेशन को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि देश में इनोवेशन के लिए बेहतर इकोसिस्टम पर जोर देने की बात काफी सामने आती है। लेकिन हकीकत यह है कि देश में रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाला खर्च जीडीपी के सिर्फ 0.7% के बराबर है।
वहीं चीन, अमेरिका और यूरोप में इस पर काफी ज्यादा निवेश किया जाता है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में कृषि रिसर्च के लिए फंड बढ़ाया जाएगा। निजी क्षेत्र को भी दोबारा टैक्स इंसेंटिव देकर रिसर्च में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज की आकांक्षाओं को देखते हुए हाई यील्ड, क्लाइमेट रेजिलिएंट बीजों के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना भी काफी अहम माना जा रहा है। इन सब के बीच में भी और चीजें हैं। मसलन कृषि बजट से देश के किसानों को क्या उम्मीदें हैं, जरा एक बार पॉइंटर समझिए, उसके बाद विस्तार से आपको इसे समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी उम्मीदें, और जब कृषि बजट होगा तो उसमें किन सेक्टर्स पर हम मान सकते हैं कि यहां ज्यादा फोकस होगा। उसमें कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाने पर फोकस हो सकता है, डिजिटल, देखिए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाने पर फोकस हो सकता है, इसके अलावा डिजिटल और स्मार्ट खेती पर फोकस हो सकता है, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने पर फोकस हो सकता है, जलवायु अनुकूल खेती पर फोकस हो सकता है, कल्याणकारी योजनाओं को और सुदृढ़ करने पर फोकस हो सकता है, ग्रामीण उद्यमिता और कौशल विकास पर फोकस हो सकता है, बाजार और वित्त में सुधार पर फोकस हो सकता है, पशुधन और डेयरी क्षेत्र को समर्थन और ज्यादा दिया जा सकता है, विशिष्ट बोर्डों का गठन किया जा सकता है, या यूं कहिए कि नो के नो जो उम्मीदें हैं उन नो की नो उम्मीदों पर भी काम हो सकता है। लेकिन अब जरा इनको एक एक करके समझिए कि मसलन जब हम ये कह रहे हैं कि कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ग्रामीण मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए कृषि ऋण लक्ष्यों में 15 से 20% की वृद्धि का अनुमान है। साथ ही पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे सहायक क्षेत्रों में भी ऋण में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल इसी तरीके से डिजिटल और स्मार्ट खेती जो है उसका मतलब क्या है। डिजिटल कृषि बुनियादी ढांचे, एआई और ड्रोन तकनीक के उपयोग में निवेश, इसके अलावा स्मार्ट खेती के तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जा सकता है और इस पर जो बजट है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे में निवेश पर बजट बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिक, इसके अलावा वेयर हाउसिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉजिस्टिक, जिसे डिजिटल मॉडल कहते हैं, उसमें निवेश से फसल की बर्बादी कम करके बाजार को मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं जलवायु अनुकूल और टिकाऊ खेती, जलवायु प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों और अनुसंधान एवं विकास, जिसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, उसके लिए ज्यादा आवंटन की मांग है ताकि उत्पादकता और टिकाऊपन फसलों के अंदर बना रहे। वहीं कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करना, वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता जो 6,000 सालाना है उसे बढ़ाकर 8,000 तक करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ज्यादा धन की मांग की जा रही है और उम्मीद करेंगे पूरी होगी। इसके अलावा ग्रामीण उद्यमिता और कौशल विकास, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने और पलायन रोकने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद जताई जा रही है। बाजार और वित्त में सुधार, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को आसान बनाने, जीएसटी से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने, किसान क्रेडिट कार्ड को हेजिंग सपोर्ट से जोड़ने की मांग की जा रही है। पशुधन और डेयरी क्षेत्र को समर्थन की मांग है। पशु उत्पादकता बढ़ाने के लिए चारे और सेक्स सॉर्टेड सीमेंट पर सब्सिडी की मांग की जा रही है। महिला उद्यमियों के लिए मिनी डेयरी यूनिट्स पर पूंजी सब्सिडी की भी मांग की जा रही है और ये मुमकिन है महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार इस बजट में यह फैसला करती है। इसके अलावा विशिष्ट बोर्ड का गठन, जैसे आपको ध्यान होगा 2025-26 के बजट में मखाना बोर्ड के गठन की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री ने उस मांग को पूरा भी किया था। फिर बाकायदा बिहार में बोर्ड का गठन भी किया गया था। बिल्कुल ऐसे गेहूं और अन्य जो महत्वपूर्ण फसलें उनके जुड़े बोर्ड के गठन की भी मांग हो रही है ताकि मूल्य संवर्धन और निर्यात पर ध्यान दिया जा सके और इस पर भी फोकस इस बार हो सकता है। लेकिन कृषि सेक्टर में जो फोकस होना है और जो महत्वपूर्ण है वो दरअसल कृषि सेक्टर में 3D मॉडल है। अब ये 3D मॉडल क्या है इसको विस्तार से समझाएं, उससे पहले इन 3D का मतलब क्या है जरा देखिए, जिस पर मोदी सरकार का फोकस हो सकता है। इसमें 3D में एक D का मतलब है डिजिटाइजेशन, दूसरे D का मतलब है डिकमलाइजेशन और तीसरे का डीरेगुलेशन। क्या मुमकिन है कि इस बजट में इन 3D पर फोकस किया जाए, क्योंकि ये 3D किसानों की जिंदगी को न सिर्फ आसान करेंगे बल्कि उत्पादकता को भी बढ़ाएंगे, बाजार को ओपन करेंगे।
सबसे पहले जरा देखिए डिजिटलाइजेशन का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है सभी जानकारी, प्रक्रियाएं, दस्तावेज को डिजिटल रूप से बदलना और डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती को लाभदायक बनाना। इसमें दूसरा डी क्या है? डीक्रिमिनलाइजेशन। डीक्रिमिनलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य या व्यवहार को अपराध की श्रेणी से हटाना या उसकी आपराधिक सजा को समाप्त या कम करना। बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो बेवजह के केस में फंसे हैं और फिर जेल चले जाते हैं। उनको कम करना, उनमें सजा को या तो कम कर देना या जुर्माने के साथ उनको राहत दे देना, इस तरह बढ़ा जा सकता है, क्योंकि खेती से जुड़े बड़े केस लगते हैं और ये सब जानते हैं। डिफॉल्टर्स पर भी कई तरीके के केस लगते हैं, जबकि वो विल पावर के साथ डिफॉल्टर नहीं होते। इसके अलावा जो तीसरा डी है वो है डीरेगुलेशन। इसका अर्थ होता है कृषि क्षेत्र पर लगे सरकारी नियंत्रणों, नियमों और प्रतिबंधों को कम करना या हटा देना, ताकि बाजार ज्यादा खुला, प्रतिस्पर्धी और स्वतंत्र हो सके। लेकिन बजट से कृषि और खाद्य निर्यात को बड़ी उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें क्या है, पहले ये समझ लीजिए। भारत का कृषि और खाद्य निर्यात करीब 50 से 55 अरब डॉलर सालाना है, लेकिन वैश्विक व्यापार में टैरिफ संबंधी बाधाएं चुनौती बनकर उभरी हैं। बजट 2026 से निर्यात सुविधा और तेज स्वीकृतियों के साथ मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए समर्थन पर ध्यान देने की उम्मीद है, जिससे किसान और कृषि कंपनियों को टैरिफ के दबाव के बावजूद वैश्विक बाजार में बेहतर पहुंच मिल सके। भारत का लॉजिस्टिक इकोसिस्टम काफी बेहतर हुआ है और लॉजिस्टिक लागत जीडीपी के लगभग 13 से 14% पर आ गई है। कोल्ड चेन क्षमता का विस्तार हुआ है, ग्रामीण संपर्कता मजबूत हुई है, जिससे फसल कटाई के बाद के नुकसान में काफी कमी आई। साथ ही फसलों के मूल्य निर्धारण में सुधार हुआ है और इस दिशा में सरकार को और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। वहीं एक और मांग है, वो मांग कीटनाशकों पर जीएसटी कम करने की है, क्योंकि किसानों पर बढ़ती लागत का दबाव भी बजट की बड़ी थीम बन सकता है और इसी लिहाज से कीटनाशकों पर जीएसटी का 18% से घटाकर 5% करने की मांग उठ रही है। ठीक वैसे जैसे जरूरी दवाओं पर टैक्स कम लगता है, इसके साथ ही फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में डिजिटाइजेशन, डीक्रिमिनलाइजेशन, डीरेगुलेशन जैसे सुधारों की उम्मीद इस बजट से की जा रही है। सरकार से यह भी अपेक्षा है कि न्यूट्रिएंट रिच और रेसिड्यूज फ्री खेती को राष्ट्रीय कृषि और स्वास्थ्य नीति में जोड़ा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल और फिजिटल मॉडल, इस पर इस सरकार का फोकस शुरू से रहा है और इस बजट में इस पर बूस्टर डोज हो सकती है। बजट 2026 में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वैज्ञानिक वेयर हाउसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट लॉजिस्टिक पर निवेश बढ़ाए जाने की भी संभावना है। इससे फसल की बर्बादी कम होगी और किसानों की आमदनी सुधरेगी। साथ ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला, जिसे फिजिटल मॉडल कहते हैं, वो लागू होने से उम्मीद बढ़ सकती है। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रेसेबिलिटी, क्वालिटी असेसमेंट, कमोडिटी फाइनेंसिंग और रिस्क मैनेजमेंट को मजबूती मिलेगी। पूरी एग्री वैल्यू चेन को मजबूत करने वाला बजट ही भारत की खेती को आत्मनिर्भरता के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिकने लायक बना सकता है। इसके अलावा किसानों को नुकसान से बचाएगा नया बीज बिल, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि एक बिल आ सकता है जो एक बीज बिल होगा। दरअसल ये कहां से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद। सरकार बजट सत्र के दौरान नया बीज बिल पेश कर सकती है। यह कानून नकली और घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर लगाम लगाएगा। इसमें 30 लाख रुपए तक का जुर्माना, अधिकतम 3 साल की कैद सहित कड़ी सजा का प्रावधान होगा। इसका उद्देश्य बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, किसानों को नुकसान से बचाना और समग्र कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। इस बिल से बीज और उर्वरक कंपनियों को फायदा होगा, जो सही मायने में सही बीज किसानों तक पहुंचाती है, और जो किसानों के साथ धोखा करते हैं वो सलाखों में होंगे। लेकिन बजट के अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चर पर हम इसलिए फोकस करें क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी आज भी एग्रीकल्चर है। वो सेक्टर जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सबसे ज्यादा रोजगार है, चाहे उन्हें आप संगठित रोजगार कहिए या असंगठित रोजगार कहिए। ये वो सेक्टर है जो जीडीपी में आज भी
17% की भागीदारी निभा रहा है। ये वो सेक्टर है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का शुरू से फोकस रहा है। ये वो सेक्टर है जिसमें किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है और इस बजट के जरिए क्या उस आय को और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे जिनका हमने जिक्र किया है। हर दिन एक सेक्टर को आपको समझाएंगे, उसकी उम्मीदें क्या हैं, उसको लेकर कितने बजट इससे पहले जारी हुए, इस बार सरकार का उस सेक्टर को लेकर क्या फोकस है। हर दिन आपको बजट के एक सेक्टर को डिटेल में समझा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।